अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अल्टरनेटर ऑन लोड की, जो कि चैप्टर 2 बुक 2 का एक टॉपिक है। कंटेंट की डिटेल कुछ ऐसे है। सबसे हम पहले बात करेंगे अल्टरनेटर रेजिस्टेंस की, फिर लीकेज रिएक्टेंस की, आर्मेचर रिएक्शन की, और फिर फाइनली बात करेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस की। लोडिंग के दौरान अल्टरनेटर किन अवामिल से गुजरता है? जब अल्टरनेटर पर लोड नहीं होता तो अल्टरनेटर की ईएमएफ और इसकी टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है। जब इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट किया जाता है तो आर्मेचर में से करंट ड्रॉ होता है। इस करंट के ड्रॉ होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम हो जाते हैं। लोड की किस्म के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए। तो वोल्टेज ड्रॉप एक अल्टरनेटर में होने की वजह क्या है? तो एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होने की तीन वजूहत है: आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन वजूहत हैं अल्टरनेटर में वोल्टेज के ड्रॉप होने की। आर्मेचर रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जो करंट के रास्ते में रुकावट आती है उसको आर्मेचर रेजिस्टेंस कहते हैं। और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज की कमी का बायस बनती है, लेकिन किसी भी किस्म की फेज में शिफ्ट नहीं करती। लीकेज रिएक्टेंस, EMF induced in armature because of self-induction that opposes the output voltage. It can be represented as a reactive component called leakage reactance. जब भी किसी कंडक्टर से EM करंट गुजरता है तो वो फ्लक्स बनाता है। जब एक कंडक्टर के फ्लक्स की तब्दीली से उसके अपने अंदर EMF बन जाए और वो EMF ने बनाने वाले सोर्स यानी अपने अंदर से ही गुजरने वाले करंट की मुखालफत करना शुरू कर दे तो इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो एक जनरेटर के आर्मेचर में भी सेल्फ इंडक्शन की वजह से करंट के रिश्ते में रुकावट पैदा होती है और इस रुकावट को जो चीज़ दिखाती है उसको लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। लीकेज रिएक्टेंस को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। वो ऐसा है कि एक ऐसा फ्लक्स जो कि आर्मेचर में ही बने और फील्ड वाइंडिंग से लिंक ना कर पाए, यानी फ्लक्स लिंकेज मौजूद ना हो, जिस फ्लक्स में जो लीक कर जाए उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और ऐसी फ्लक्स की वजह से जो जिस रिएक्टेंस से उसको दिखाया जाता है उसको लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो जब भी आर्मेचर में से करंट गुजरता है तो आर्मेचर एक अपना फ्लक्स बनाता है। इसका मतलब है कि जनरेटर में एक टाइम पे दो फ्लक्स पाए जाते हैं। एक मेन फ्लक्स है जो कि फील्ड वाइंडिंग बना रही है और दूसरा फ्लक्स ऐसा है जो कि करंट गुजरने की वजह से आर्मेचर बना रहा है। और ये जो करंट के गुजरने की वजह से आर्मेचर का फ्लक्स है, क्योंकि ये करंट पर डिपेंड करता है और करंट लोड पर डिपेंड करता है, यही वजह है कि आर्मेचर फ्लक्स लोड की टाइप पे डिपेंड करता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? द एक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू अफेक्ट द वैल्यू एंड शेप ऑफ मेन फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। जैसे हमने जिक्र किया कि एक जनरेटर में दो फ्लक्स पाए जाते हैं, मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स। मेन फ्लक्स फील्ड बना रही है और आर्मेचर फ्लक्स आर्मेचर से करंट गुजरने की वजह से बनता है। मेन फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का असर अंदाज होना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। मेन फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का असर अंदाज होना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इस आर्मेचर रिएक्शन को एक रिएक्टिव कंपोनेंट से डिस्क्राइब किया जा सकता है जिसको आर्मेचर रिएक्टेंस कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में ये बात ज़रूर याद रखें कि आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर से गुजरने वाले करंट की वजह से बनता है और ये करंट क्योंकि लोड की टाइप के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन भी लोड के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म का होता है। क्योंकि लोड तीन किस्म के मौजूद हैं, जैसे यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग, तो आर्मेचर रिएक्शन भी हम तीन तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आर्मेचर रिएक्शन देखें हम यूनिटी लोड पे, तो यूनिटी लोड के लिए हमने आर्मेचर के साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई एंगल मौजूद नहीं होता। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेजिस्टिव लोड लगाने से आर्मेचर रिएक्शन कैसा एक्ट करेगा मेन फ्लक्स पे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको ऑब्जर्व करें, आपने ये याद रखना है
कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है वो हमेशा चाहे कोई भी किस्म का लोड हो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है। यही चीज अभी हम फेजर में, तो आप फेजर में देख सकते हैं कि मैंने मेन फ्लक्स दिखाया है जिसको मैंने 5 एम से लिखा है, और मैंने अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाई है जिसको मैंने EH से लिखा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों जो फेजर है वो 90 डिग्री के फासले से हैं, और क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो घड़ी की सिमत में है मेन फ्लक्स से, तो वो 90 डिग्री लैग कर रही है। अब जब यूनिटी लोड लगाएंगे तो यूनिटी लोड की वोल्टेज और करंट एक ही जगह पे होता है। इसका मतलब है ईएमएफ और जो आर्मेचर से करंट गुजरेगा वो एक ही जगह पे होगा, इसलिए आर्मेचर वाला फ्लक्स भी वहीं पे बनेगा। तो आप इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है उसी तरीके से, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री के फर्क पे है और घड़ी की सिमत में है मेन फ्लक्स से। ये चीज़ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेन फ्लक्स जो है और आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री लैगिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। आप देख सकते हैं मेन फ्लक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और इसका पहले नेगेटिव यहाँ पे मौजूद है। और दोनों जो है इनकी ये खास एक शक्ल है कि 90 डिग्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अगले 90 डिग्री में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से 90 तक दोनों फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है, और 90 से 180 तक दोनों एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में है। मेन फ्लक्स नीचे की तरफ जा रहा है और आर्मेचर फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन की वजह से इस आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें लैगिंग लोड की, तो लैगिंग लोड के लिए हम आर्मेचर के साथ प्योर इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। प्योर इंडक्टर जो है उसमें करंट लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। तो आप देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट का वेक्टर होगा वो 90 डिग्री घड़ी की सिमत में मौजूद होगा। ये आपने यहाँ भी याद रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि ईएमएफ हमेशा मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है। तो सबसे पहले हमने वही फेजर बनाना है, यानी ईएमएफ मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग यानी घड़ी की सिमत में बनी हुई है। ये तीनों केसेस में सिमिलर होगा। अब क्योंकि हम इंडक्टर लगा रहे हैं तो इंडक्टर का करंट फर्दर ईएमएफ से 90 डिग्री घड़ी की सिमत में होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ईएमएफ से फर्दर 90 डिग्री घड़ी की सिमत में आर्मेचर का करंट बनाया और ये आर्मेचर का फ्लक्स आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। अगर मैं इनको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ 180 डिग्री पे आएंगे, और ऐसे आर्मेचर रिएक्शन को डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ये फ्लक्स में कमी का बायस बनता है। अगर हम तीसरे लोड की तरफ चलें तो लीडिंग लोड के लिए हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे आर्मेचर के साथ, और कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। इसलिए हम देखेंगे कि ये इसकी एक खास किस्म की शक्ल होगी, बाकी दो से मुनफरिद होगी। और ये आपने यहाँ भी याद रखना है कि ईएमएफ जो है वो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री पे। तो हम देखेंगे सबसे पहले वही फेजर आ गया, ईएमएफ मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग बनी हुई है। अब जो करंट होगा वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे होगा, यानी अगर मैं ईएमएफ वाले फेजर पे हूँ तो मैंने घड़ी के मुखालिफ सिमत में जाना है 90 डिग्री पे। तो अगर मैं घड़ी के मुखालिफ सिमत में 90 डिग्री पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं तो दोनों एक ही जगह पे हैं, और ऐसे सिचुएशन में ऐसे फ्लक्स को मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जो है उसको नाम दिया जाता है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस और सम ऑफ आर्मेचर रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। तो अभी तक हमने दो किस्म की रिएक्टेंस देखी थी अल्टरनेटर में। एक थी लीकेज रिएक्टेंस जो कि लीकेज फ्लक्स की वजह से थी, और एक था आर्मेचर रिएक्टेंस जो कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से थी। अगर इन दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट को जमा कर लिया जाए तो जो रिएक्टिव कंपोनेंट नेट रिएक्टिव कंपोनेंट या टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट बनता है अल्टरनेटर का, उसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहा जाता है। इसको एक्स एस से लिखा जाता है। The sum of synchronous reactance and armature resistance is known as synchronous impedance। तो अगर सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस जिसको अभी हमने डिफाइन किया और आर्मेचर की रेजिस्टेंस को जमा कर लिया जाए तो जो नेट इम्पीडेंस बनती है अल्टरनेटर की उसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहा जाता है। इसको ZS से लिखा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।